This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। टुडे जब भी मैं YouTube पे अपने लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, मुझे बहुत दिनों से दो चार विद्यार्थियों ने लिखा था कि आशय के बारे में जो आयुर्वेद शारीर की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, आयुर्वेदीय शारीर की। शारीर बोले तो रचना और क्रिया दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं, और उसी में से आशय एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे आयुर्वेदीय शारीर का एक विषय है, जिसके ऊपर चर्चा ज्यादा की नहीं जाती है। उसके ऊपर बात करने के लिए मुझे अपने कुछ विद्यार्थियों ने आग्रह किया था, इसीलिए आज का जो लेक्चर है उसी टॉपिक पे हम ले रहे हैं। और अपने YouTube के जो विद्यार्थी है या जो भी आयुर्वेद के स्नातक है, उन्होंने भी मुझे ये आग्रह किया था, एक दो विद्यार्थियों ने, कि आशय के ऊपर आप अगर कुछ विचार रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए आज का लेक्चर हम आशय इस विषय पे ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं डॉक्टर मनोज चौधरी, पुणे में अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में कार्यरत हूं। तो आशय का मतलब, इस शब्द से हमें पता चलता है, आशयो अधिष्ठानम। दहलनाचार्य सुश्रुत शारीर के 5वें अध्याय में ये कथन करते हैं। तो अरुण दत्त अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3रे अध्याय में आशयाः आधारः, यानी अधिष्ठान और आधार, इन दो शब्दों के ऊपर आशय का मतलब या आशय का अर्थ हमने आयुर्वेद आचार्यों से लेना चाहिए। सो इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट इज द पोजीशन और द रेसिडेंस और साइट, नेस्ट, शेल्टर और सीट। जब भी आपको पता है कि डॉक्टर भास्कर गोविंद घानेकर जी की जो शारीर स्थान के ऊपर टीका है, वो सबसे महत्वपूर्ण हमें मार्गदर्शन करती है आयुर्वेदीय शारीर को समझने के लिए। तो उससे अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो आश्रित्य शेते द्रव्यम अस्मिन इति आशयाः, यानी जिसमें द्रव्य शयन करे, यानी वहां पे निवास करे या रहे, उसको आशय कहते हैं। तो इस संदर्भ में हमें घानेकर जी बताते हैं कि सूत्रस्थान का सुश्रुता संहिता के 21वां अध्याय और सुश्रुत शारीर स्थान का 5वां अध्याय, जिसमें से आज हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं आशय से संबंधित, तो उसको अपने ध्यान देने की जरूरत है। आगे जाएंगे थोड़ा सा इस विषय को लेते हुए। तो स्रोतस भी जो है वो अवकाश है एक पद्धति का, या स्पेस है। तो सिनोनिम्स फॉर स्रोतस, इनका जब वर्णन आता है, जैसे उसमें आशय, निकेत, स्थान, ठीक है, इस पद्धति से उसको कुछ और सिनोनिम्स स्रोतस को भी दिए हैं। तो स्रोतस भी आशय हो सकते हैं क्या, हम आगे जानेंगे। और आयुर्वेद शारीर का एक महत्वपूर्ण विषय है, वो है कला। तो कला के संदर्भ में भी शारंगधराचार्य जी अपने प्रथम खंड में बताते हैं, धातु आशय अंतरस्थाः तु यः क्लेदाः तु अधितिष्ठति देह उष्मनो विपक्वा यह सा कला इति अभिधीयते, इज डिफाइंड एज कला। तो यहाँ पे एक जो डायग्रामेटिक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, आप देख सकते हो कि ये जो बीच वाला येलोइश पोर्शन है, सर्किल है, वो है धात्वाशय। ये नीला वाला पोर्शन जो है वो है धातु, और उसके बीच का जो ये रेड कलर से, डार्क रेड कलर से सर्किल है, वो है कला। तो कला समझाते हुए भी हमें शारंगधराचार्य जी बताते हैं कि धात्वाशय यानी अवकाश, धातु का अवकाश यानी स्पेस, कैविटी, ठीक है, और धातु, इसके बीच वाला जो सीरस कोटिंग या लेयर या लाइनिंग रहता है, उसे कला कहते हैं। हमें आज कला नहीं देखनी है, फिर भी धातु आशय, आशय शब्द से हमें यह अवकाश, आकाश या स्पेस, कैविटी लेना है, इसलिए हम आज इस संदर्भ को यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। तो आशयाः सप्त,
सबसे पहले हमें सुश्रुताचार्य जी जो 5वें अध्याय में तीसरे श्लोक में बताते हैं, वहां पे उन्होंने गणना की है, विविध अवयवों की सांख्यिकी वर्णन उन्होंने किया है। जैसे आप सामने श्लोक देख रहे हैं, त्वचाः सप्त, कलाः सप्त, आशयाः सप्त। तो आज का संदर्भ आशयाः सप्त इस विषय से है, धातवः सप्त इत्यादि। तो इस श्लोक में उन्होंने आशयों की संख्या 7 बता दी। आगे तो हमें यह पता चलता है कि 7 यह उसकी आशयों की संख्या है। और आगे 5वें श्लोक में ये बताते हुए 8वें श्लोक में फिर उन्होंने उसकी गणना भी की है। जैसे आशया तो वाताशयाः, पित्ताशयाः, श्लेष्माशयो, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीणां गर्भाशयो अष्टम इति। तो मूत्राशय से 7 आ गए और यहाँ पे फिर उन्होंने एक जोड़ दिया, 8वां गर्भाशय। तो एक स्त्री विशिष्ट शरीर में यह 8वां गर्भाशय, स्त्री नाम गर्भाशयो अष्टम इति। तो यहाँ पे 7 बता दिया 5वें श्लोक में। 8वें श्लोक में फिर संख्या की उन्होंने गणना कर दी 8। तो हमें कभी कभी ऐसे प्रतीत होता है कि भाई कंफ्यूज थे हमारे आचार्य, तो ऐसी बात कतई ही नहीं है। हमने ये जानना है विशेषतः इस संदर्भ में कि एक ही अध्याय में दो विभिन्न संख्याएं आती है, इसका मतलब उसमें मतभिन्नता न देखते हुए इसका अभिप्राय घानेकर जी हमें बताते हैं कि शारीर पारिभाषिक संज्ञाओं में आशय शब्द सामान्य जिनमें है वे ये 7 शब्द है। यानी देखिए, जैसे वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, यानी संदर्भ हम हमारे जो भी ग्रंथ है आचार्यों के, उनमें अगर देखें तो आशय शब्द लगा हुए ये 7 चीजें हमें मिलती है, या 7 हमें शरीर अवयव मिलते हैं, ऐसा हम कहेंगे। तो इन आशयों की न आपस में भिन्न होने की आवश्यकता है, न पूर्वोक्त अवयवों से भिन्न होने की वो आवश्यकता है। यानी यहाँ पे आशय 7 बता दिए तो ये कुछ अलग थे, और ये 8वें श्लोक में जो बता दिए वो 8 बताए तो कुछ अलग है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो जो चौथा और 5वां सूत्र में जो आचार्य गणना करते हैं, संख्येय अवयव उन्होंने निर्दिष्ट किए हैं, इस दृष्टि से नहीं कि उन्होंने ऐसा बता दिया, एक बार निर्दिष्ट निर्दिष्ट कर दिया गया अवयव जो है वो दूसरी बार निर्दिष्ट न होने जाए। यानी एक बार बता दिया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं बताएंगे, तो उसमें कुछ और संदर्भ से या आवश्यकता अनुसार वो कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर यानी 5वें श्लोक में शरीरस्थ अवयवों का वर्गीकरण कार्य सामान्य, शब्द सामान्य और स्वरूप सामान्य से किया गया है। जिस अवयव में कार्य भिन्नता है, स्वरूप भिन्नता है और शब्द भिन्नता होती है, वह अवयव अनेक वर्णों में आ जा सकता है। ठीक है, यानी एक विषय की गणना में 7 आ गए और उसमें आशय बता दिया, फिर और कुछ उसमें जोड़ दिया, इसका कारण एक ही हो सकता है, कार्य भिन्नता, स्वरूप भिन्नता और शब्द भिन्नता। शब्द भिन्नता यानी किसी और नाम से उसको जानना। जिस अवयव में हमें ऐसे पता चलता है, जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मर्मत्व के आधार पर किए गए हुए वर्ग जो है, वहां प्रायः शरीर के सभी अवयव आ सकते हैं जो पहले बता जा चुके हैं, लेकिन इसलिए उसको पुनरुक्ति दोष नहीं मानना है। क्योंकि सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझ ले कि आवश्यकता अनुसार या किसी कॉन्टेक्स्ट से उसका दोबारा और डिटेल्स या उसकी कुछ और शेड आ सकती है वर्णन में, इसलिए वर्णन में पुनरुक्ति दोष मानना उचित नहीं है। यानी मैंने ये क्या बात समझाने को आपको कोशिश की अभी, कि 5वें श्लोक में 7 संख्या बता दी और 8वें में 8 संख्या बता दी। ठीक है, अभी देखिए इस बाजू में इस स्लाइड में आपको ये जो अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 61 और 62 दिए हैं, सप्ताशयाः। तो यहाँ पे भी असृक यानी रक्ताशय, कफ यानी श्लेष्माशय या कफाशय, आम यानी आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, वायुआशय। ठीक है, और मूत्र आधार, आधार शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है आशय के लिए, तो मूत्राशय।
इस प्रकार से आए। तो यहाँ पे भी हमें जो शशिलेखा इंदु नामक टीकाकार है, उनकी प्रसिद्ध टीका में असृग आदि आशयाः कंठादयाः क्रमेण महास्रोतसी वर्तन्ते सप्त। तो यहाँ पे भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो महास्रोतस है, वो महास्रोतस में वर्णन किए हुए जो सप्त आशय है, उनका यहाँ पे वर्णन किया है। और स्त्रीनाम अष्टम आशयाः, स्त्रीनाम वहां पे लोकेशन भी उन्होंने बता दिया। पित्त पक्वाशयो मध्ये गर्भाशयो अष्टम, यानी पित्ताशय और पक्वाशय इनके बीच में जो अष्टम आशय रहता है उसको गर्भाशय कहा जाता है। अभी इसका लोकेशन गर्भाशय की जब हम डिटेल्स देखेंगे आशय के विषय में, तब उसको और डिटेल से जानेंगे। अभी यहाँ पे हमें पता चला कि सुश्रुताचार्य जी है या अष्टांग संग्रहकार और अष्टांग हृदयकार वाग्भट जी है, उन्होंने गर्भाशय तक जो भी आशय है वो 8 माने हैं। संख्या सामान्य है दोनों में भी, और अवयव भी सिमिलर या समान चीजें उन्होंने आशय बताए। लेकिन शार्जू जो हमारे लघुत्रयी में से शारंगर संहिता है, तो वह हमें और चीज इसमें आशय जोड़ती है। तो वहां पे उन्होंने पूर्व खंड में 5वें अध्याय में बताया, पुरुषेभ्यो अधिकाः अन्ये च अन्ये नारीणाम आशयाः त्रयाः, यानी पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में मूत्राशय तक जो 7 आशय है वो समान है, लेकिन 3 आशय जो है जैसे गर्भाशय और 2 स्तन्याशय, ये जो 3 आशय है वो स्त्री शरीर में अधिक रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी संख्या, यह जो हम देख रहे थे आशय कितने हैं यहाँ पे देख चुके। अभी देखिए ये जो यहाँ पे सप्ताशय आदि कोष्ठांगानी, ये चित्र ब्लैक एंड व्हाइट जो आपको दिया हुआ है, ये अपनी जो इसके शशिलेखा टीका है अष्टांग संग्रह के ऊपर, उसकी जो ओरिजिनल टीकांश है उसमें से आया हुआ है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल हमने गणना कर दी ये कौन कौन से आशय है, तो इनको हम दोहराएंगे नहीं क्योंकि इसका आगे हमें और तो संग्रह संहिता का रेफरेंस दिया, तो उन्होंने ये जो आशय है उनका कोरिलेशन भी बता दिया, उनका जो लोकेशन है, स्थान है शरीर में, कौन किसी के बगल बगल में है, किसके नीचे है, किसके ऊपर है, इस दृष्टि से भी उन्होंने वहां पे वर्णन। जैसे श्लेष्माशय है जो स्यात उरसी, यानी बताते हैं वो उरस्थल में है, यानी प्रायः फुफ्फुसों को हम लेते हैं। उसके नीचे क्या है, आमाशय है, आमाशय के ऊपर नाभि के बाईं ओर अग्न्याशय है। तो अग्न्याशय यह शब्द का प्रयोग उन्होंने यहाँ पे किया है, यह हमने जाना है। अग्न्याशय के ऊपर तिल अर्थात क्लोम है, ओके, और आमाशय के नीचे पवनाशय या जिसे वाताशय भी कहा है वह है। पवनाशय के नीचे मला और उसके नीचे मूत्राशय है जिसको बस्ती भी कहते हैं। और 7वां जो उन्होंने बताया उसको जीव तथा रक्त का, यानी जीव रक्त का आशय, जो उर अर्थात उरस्थान में क्या है प्राधान्यतः रक्त से है। तो इस प्रकार 7 आशय उन्होंने गणना की है। और पुरुष स्त्री ये जो है और नपुंसक शरीर भी, इनमें सब में पुरुष और नपुंसक के और यानी उनकी अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के आशय अधिक बताए हैं। गर्भाशय जिसे एक सिनोनिम धरा भी है, पर्यायवाची नाम, स्तन्याशय जिसे हम स्तन कहते हैं, और वो 2 है, यानी स्त्री शरीर में गर्भाशय और स्तन्याशय मिला के 3 आशय और है। ये जो रेफरेंस है वो शारंगर संहिता अपना प्रथम खंड से। अभी एक एक आशय की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आशय से हमने समझा मुख्यतः क्या है, ये अधिष्ठान है, तो उसमें वाताशय की सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो वाताशय जो है वो शरीर में प्रायः वात का आशय यानी वात का अधिष्ठान
या वात का शरीर में वात जो है प्रधानतः, देखिए ये वाताशय, पित्ताशय और श्लेष्माशय ये दोषों से संबंधित है, और दोषों के जो है स्रोतस और मन का भी स्रोतस जो है संपूर्ण शरीर माना गया है या है, ठीक है, अपना सिद्धांत है आयुर्वेद शास्त्र का। तो लेकिन वो प्रधानतः कहाँ पे रहता है, इसलिए उसके स्थान विशेष बताए हैं, सामान्य स्थान भी बताया है और विशेष स्थान भी बताया है, ठीक है। तो वाताशय शरीर में विशेषतः वाताशय की चर्चा करते हुए वात के 2 स्थान होते हैं। तो एक मुख्यतः फुफ्फुस जो है वो फुफ्फुस क्या है, उदान वायो आधाराः फुफ्फुसाः प्रोच्यते बुधे। तो शारंगधराचार्य जी हमें ये बताते हैं। और दूसरा स्थान क्या है वात का, तो पक्वाशय, जैसे हमें अष्टांग हृदयकार का नीचे श्लोक भी दिया गया है, सूत्र स्थान 12वें अध्याय का, और चरक सूत्र स्थान 20 का भी यहाँ पे दिया है, तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम, या फिर तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। पक्वाशय इस शब्द से हमने कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन लेना चाहिए। यह वायु का स्वभाव जो है तो वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर उठने का है, और इसलिए पक्वाशय के अनुप्रस्थ विभाग में ट्रांसवर्स कोलन है, उसमें वायु का स्थान जो है अधिक है, ऐसे हमें घानेकर जी बताते हैं, ठीक है। तो घानेकर जी की जो टीका है, हिंदी टीका, उसमें से हमें ये पता चलता है। तो आपको ये श्लोक तो विदित है, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थान मात्र से तथापि पक्वाधानम विशेषता। तो हालांकि ये जो सभी वात के स्थान बताए हैं, तो ये सभी वाताशय है, लेकिन उसमें विशेष स्थान क्या है, तो पक्वाधान यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और उसमें से भी डॉक्टर घानेकर हमें ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। तो 2 पता चले हमें, शारंगधराचार्य जी ने फुफ्फुस उदान वायु का आधार है, इस दृष्टि से वाताशय है, और हमें अष्टांग हृदयकार और चरकाचार्य जी पक्वाधान या पक्वाशय ये दूसरा वाताशय बताते हैं। तो यहाँ पे भी जो चित्र दिया गया है वो वात के सामान्य स्थान और विशेष स्थानों का चित्र हमें और थोड़ी डिटेल समझने के लिए पता चलते हैं। तो ठीक है, तो घानेकर जी बताते हैं ये ट्रांसफर पूर्ण जो कोलन है, ये असेंडिंग है, सिग्मोइड है, ठीक है, और फिर रेक्टम, ये सभी जो है एक्चुअली वातस्थान है, लेकिन उसमें से और विशेष ट्रांसवर्स कोलन है। और जैसे हमें शारंगधराचार्य जी बताते हैं कि फुफ्फुस उदान वायु का आधार होने के कारण वह भी वात स्थान है, क्योंकि वहां पे वात दोष जो है प्राण और उदान का आदान प्रदान होता रहता है। तो ठीक है, तो इसमें से भी हमें थोड़ा सा और पक्वाशय, आमाशय, उरस्थान जो है वात के विशेष स्थान के लिए ये मैंने तालिका बता दी। समय के अभाव में आगे चलते हैं। तो जैसे कि शारीर शब्द से हमें पता चलता है कि ये रचना केवल नहीं है, एनाटॉमी नहीं है, तो एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी इज शारीर, और यही आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है। आयुर्वेद ने शरीर वर्णन नहीं किया, शारीर वर्णन किया है। इसलिए वाताशय के बारे में हमें फिजियोलॉजिकली भी कुछ उसमें कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ आशय विद स्पेशल रेफरेंस टू सुश्रुत संहिता, ये जो डॉक्टर उमेश और डॉक्टर वसंत है, इनका हमें इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल से कुछ अंश हमने लिए हैं, ठीक है। तो वो हमें स्पष्ट करते हैं वाताशय के बारे में कि विशेष if we observe the functions of our near about similar to nervous system, modern physiology. Okay, our nervous system coordinates and controls every function in the body through vital nerve messages responsible for all healing, repair and regeneration in human body. The current level, especially इसके बारे में अगर कहा जाए, the current level of particularly the result of the quality of the and quantity of the nerve messages. When you have a healthy nerve system, you are better to understand. Okay, you are better in a position to understand, especially handle the challenges of life, because you are able to adapt, heal and recover at your optimal best. So
according to these authors that the nervous system is also वाताशय, हमें थोड़ा सा विस्तृत दृष्टि से सोचना चाहिए। तो फुफ्फुस, ठीक है, रचनात्मक दृष्टि से, और ये ट्रांसवर्स कोलॉन या कोलॉन, और तीसरा हमने यहाँ पे देखा नर्वस सिस्टम। तो ये हमने जानना चाहिए। तो ये सब दृष्टिकोण हम देख रहे हैं, हालांकि इसका कंक्लूजन जो है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। पित्ताशय, तो ग्रंथ प्रामाण्य के अनुसार पित्ताशय जो है उसको आमाशय में ही समझना चाहिए। तत्र अपि आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम, चरकाचार्य जी बताते हैं। और यहाँ पे सूत्र स्थान में अष्टांग हृदयकार बताते हैं नाभिरामाशयो, इस श्लोक में नाभिरत्र विशेषता। तो नाभि यह जो स्थान है वो विशेषतः स्मॉल इंटेस्टाइन्स के लिए है। तो यदि आधुनिक दृष्टि युक्त अर्थ से देखा जाए तो पित्ताशय का मतलब गॉल ब्लैडर होता है, और जो यकृत और पैंक्रियास से भी संबंधित है, क्योंकि पाचक पित्त जो है वो अन्य जो पाचक रस है उनमें श्रेष्ठ बताए हैं, विशेषतः जो गॉल ब्लैडर, यकृत और अग्न्याशय से यानी पैंक्रियास से आते हैं। तो विशेषतः इनको भी पित्ताशय के तौर पर इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे हमें डॉक्टर घानेकर जी बताते हैं। ठीक है, तो पित्ताशय से हमें क्या पता चला आज? तो नाभि यह स्थान है, आमाशय यह स्थान है, और पित्ताशय युक्त यानी गॉल ब्लैडर विथ लीवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, तो ये चित्र समझने के लिए बता दो आपको, पित्ताशय है, फिर यकृत है, और ये आमाशय है, उसका छेद यहाँ पे दिखाया है। और जैसे कि मैंने अब आपको बताया, फिजियोलॉजिकली अगर इसका विचार करें, इफ वी ऑब्जर्व द फंक्शंस ऑफ पित्त दोष, इट इज मेनली रिलेटेड टू पाचन, mainly which includes the digestion process, especially transformation. Pitta prepares material to be absorbed or metabolized at micro or macro levels. This function is seen in chemical activities like digestion and assimilation. तो देखिए, हार्मोन्स आर essentially chemical molecules, that is the, for example, proteins, which cause a change in metabolism. The hormones are produced by endocrine glands. Hormones are responsible for various kind of metabolism also. So we can consider all digestive glands present in alimentary canal, gallbladder and endocrine glands as पित्ताशय। तो जो भी पचन से संबंधित हार्मोन्स है या हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स है, विशेषतः पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो है ये तो मुख्य ग्लैंड्स हुई, लेकिन डायरेक्टली पित्ताशय से संबंधित जो है विशेषतः पैंक्रियास, इसको भी हमने पित्ताशय के तौर पे जानना चाहिए। ठीक है, तो आगे तीसरा आशय है श्लेष्माशय। तो श्लेष्मा का मुख्य स्थान उर है, तत्र अपि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। अष्टांग हृदयकार भी बताते हैं कफस्य सुतराम उराहा, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुतराम उरा नहीं, सुतराम उराहा ऐसे होना चाहिए। तो श्लेष्माशय जो है वो उरसी है, ऐसे शारंगधराचार्य जी बताते हैं। अभी उर में प्रधान दो मुख्य अवयव होते हैं, एक तो फुफ्फुस है और दूसरा हृदय है। तो उरस्थित फुफ्फुस जो है वह यहाँ पे श्लेष्माशय मानना चाहिए। आयुर्वेद में कभी कभी उर शब्द से फुफ्फुस यह भी बहुत जगह पे हमें नोटिस करने को मिलता है। तो श्लेष्माशय क्या हुआ? उरस्थान हुआ, और वह क्या है? तो लंग्स। ठीक है, तो कफाशय से थोड़ा विस्तृत फिजियोलॉजिकल हमने विचार करना चाहिए, क्योंकि जो कफ के प्रॉपर्टीज है वो क्या है, गुण क्या है? श्लेष्मा, स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधिबंध, क्षमादि भी, ये उसके कार्य हो गए, लेकिन उसके गुणधर्म क्या है? गुरु मंद, हिम स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिराः। सो द कफ के प्रॉपर्टी है ऑयली, लिक्विड, व्हाइटिश इन कलर. So if we observe the functions of kapha, it is mainly related to various secretions in the body, either watery or mucus. Okay,
So from properties and the functions of kapha, we can compare. See, we are using here not the detailing. So the serous and mucus secretions produced by serous and mucus glands in the body, okay, such as salivary glands, synovial fluid, okay, then the aqueous and vitreous humor in chambers of eyes, the secretions of the lacrimal glands, cerebrospinal fluids, okay, as well the peritoneal and pleural and pericardial cavities. There are some serous mucus glands, okay. So these are also adhisthana or adhar of kapha, that is श्लेष्माशय. द नेक्स्ट वन इज रक्ताशय. तो देखिए रक्ताशय में विशेषता यकृत और प्लीहा ये लेना चाहिए. और आयुर्वेद में रक्त का स्थान जो है वो सुश्रुताचार्य जी सूत्र स्थान 21वें अध्याय में बताए थे. शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहानव. आधुनिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तब भी हमें यकृत प्लीहा शरीरगत रक्त के भंडार या ब्लड डेपो या रिजर्वायर माने जाते हैं. ऐसा हमें डॉक्टर घानेकर बताते हैं. तो शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहानव. ठीक है, तो ये आप चित्र में भी दे सकते हैं. यकृत है और प्लीहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, एज दिस पिक्चर इज आल्सो डिस्क्राइब. लेफ्ट साइड को लीवर है और राइट साइड को आमाशय के पीछे थोड़ा सा बहुत छोटा भाग दिखाई देता है, वो है स्प्लीन का. तो यकृत और प्लीहा जो है वो अधिष्ठान रक्त के मानना उचित है, लेकिन as per modern science the blood is stored in the liver. In fetal life especially, it is also stored in the spleen. After birth, this function of spleen is seen only in animals. Okay, so मनुष्य में ये नहीं दिखाई देता कि स्प्लीन इज अ रिजर्वायर आफ्टर बर्थ, लेकिन वो जब गर्भावस्था में बेबी फीटस होता है तो वो उससे लीवर और स्प्लीन ये दोनों में रक्त संचित होता है. Okay, so liver and spleen can be considered as the location or specially the रक्ताशय. उसके बाद में आता है आमाशय. तो आमाशय क्या है? आमानाम अन्नम नाम आमाशय. तो जठर यानी स्टमक जहां पर सेवन किया हुआ अपक्व अन्न रहता है, आमाशय के ऊपर और नीचे की मर्यादा इस प्रकार वर्णित है. ग्रंथ में हमारे लिखा है नाभि स्तनांतर जंतो आमाशय उदारता, यानी दो नाभि के बिंदु, दो स्तन के बिंदु और नाभि, ठीक है, इसके बीच में हमें आमाशय मिलता है या उसका सरफेस एनाटॉमी इस प्रकार से बताया है. तो अरुण दत्त बताते हैं आमस्य अन्नस्य यह आधारः सो अत्र आम शब्देन उक्ताः. आमाशयो नाभे ऊर्ध्व अपक्व अन्न स्थानम. देखिए द साइट वेयर आम अन्न, that is the अपक्व indigested food resides, that is known as आमाशय. Okay, तो ये तो हमें पता चले. Site where the undigested food is present, that is in during the process of pachon, it is not completed, it is indigested. So it is seen in amashay and grahani, what we call stomach and the duodenum. According to the modern physiology, digestion is completed in duodenum. So amashay and grahani, that is the stomach and duodenum respectively, can be considered as the site of partially digested food. So आमाशय से हमें क्या पता चला कि एक स्टमक और डिओडिनम. नेक्स्ट आशय आता है पक्वाशय. तो जहां पर अन्न का पचन होता है वह महास्रोतस का भाग अर्थात आंत्र जो है, इसमें स्थूल और क्षुद्र दोनों आंत्रों का समावेश होता है. पक्वाशयतः प्राधान्यतः या प्रायः स्थूलांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन का बोध होता है. तथापि कई बार संदर्भानुसार स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों को आंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है. ठीक है, यथा चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में स्पष्ट लिखा है परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्लभावतः आशय चवमानस्य वित्तमच्छम उदीर्यते. पक्वाशय तु प्राप्तस्य शोष्यमानस्य वह्निता परिपिंडित पक्वस्य वायुस्यात् कटुभावतः. यानी पक्वाशय में शोष्यमान वह्नि जो है वो मौजूद रहता है. अरुण दत्त बताते हैं तथा पक्वस्य अन्नस्य पुरिष्ताम प्राप्तस्य यह आधारः स पक्व शब्देन उच्यते. ठीक है, यानी
जहाँ पे शोषण होता है, ठीक है, ऐसा स्थान और पचन पूरा हो गया, तो उसका लोकेशन भी हमें हेमाद्रि अष्टांग हृदय के जो दूसरे टीकाकार है वो बताते हैं, पक्वाशयो नाभे अधाः पक्व अन्न स्थानम। तो नाभि के नीचे जो है वो उसका स्थान है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल हम उसको देख सकते हैं कि यहाँ से जो आएगा नाभि के नीचे का स्थान, साइट वेयर डाइजेस्टेड फूड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पचन, it is seen that it is in Andhra. According to modern science, digested food is propelled in jejunum from duodenum. So part of small intestine except duodenum and whole large intestine can be considered, that is the Pakvashaya. Okay. After that, Mutrashaya. मूत्राशय ये जो है वो 7वां आशय है। मूत्राशयो मलाधारा प्राणायतमम उत्तमम। तो मूत्राशय जो है तो 10 प्राणायतनों में से एक बताया है, ठीक है। शिरो हृदय बस्त्यादि, तो त्रिमर्म से भी एक है वो बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर। तो मूत्राशय बस्ती नाम, मूत्राशय यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो बस्ती है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। So according to Sushruta, basti is the site of mutra. From the shape and function of the basti, it can be compared with the urinary bladder. So urinary bladder is nothing but the mutrashaya. Urinary bladder can be considered adhisthana of mutra, that is the mutrashaya. अभी देखिए जो अष्टम गर्भाशय बताया है वो वाग्भटाचार्य जी बताते हैं, सुश्रुताचार्य जी भी बताते हैं, और लोकेशन बताते हैं पित्त और पक्वाशय के बीच में जो गर्भशैया होती है, यानी गर्भ जहाँ पे निवास करता है, गर्भः तिष्ठति, दैट इज द लोकेटेड। तो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कुछ आशय अधिक होते हैं। यहाँ पर अष्टांग हृदय और संग्रह में केवल गर्भाशय का उल्लेख है, लेकिन मैंने जैसे बताया शारंगधराचार्य जी 2 स्तन्याशय भी बताते हैं। तो site in the body which provides space for Garbha, according to Sushruta, Garbhashaya is adhisthana of Garbha. From the description of Garbhashaya, we can compare it with the uterus, okay, where normally the fetus remains till full gestational period. So the uterus is a Garbhashaya. ओके, सो उसमें वर्णन भी आता है गर्भाशय किस प्रकार का है। शुश्रूषा स्थान 5वें अध्याय में ही वो वर्णन है। शंखनाभ्याकृते योनि त्रावर्ता सा परिकीर्तिता और प्रकीर्तिता। तो तृतीय आवर्त में, ठीक है, तो वहां पे जो है वो प्रथम आवर्त वजाइना है, दूसरा आवर्त सर्विक्स है, और तीसरा आवर्त जो है वो यूटेराइन कैविटी है। तो इस तृतीय आवर्त में गर्भशैया रहती है और उसका आकार दिया है कंपैरिजन एनालॉजी, रोहित मत्स्य से मुखम भवती रूपता। हाँ, रोहित मत्स्य आकार उसका आकार बताते हैं। तो इस प्रकार जो है वो स्मॉल उसका माउथ रहता है रोहित मत्स्य का, और लार्ज बॉडी रहती है, लार्ज कैविटी इनसाइड रहती है। इस प्रकार का उसका स्वरूप त्रावर्ता योनि बताया है। तो इसको आगे ले जाते हुए डॉक्टर ढानेकर जी बताते हैं शरीर का यह अवयव जो है जिसमें गर्भ आश्रित आश्रय करता है वह है यूटेरस या गर्भाशय। तो इसका डिटेल वर्णन भी वहां पे उन्होंने किया है, और ये जो सभी वर्णन है यहाँ पे दिया हुआ, हालांकि हमें आशय में गर्भाशय का विस्तृत वर्णन करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी त्रावर्ता उसका स्वरूप है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है, ओवरीज होती है, वगैरह वगैरह। आगे जाएंगे, जो 8 आशय होने के बाद भी 2 स्तन्याशय और बताते हैं। तो टोटल संख्या जो है शारंगधराचार्य जी 10 या 10 बताते हैं। स्तनौ स्तन्याशयो मतौ, रेस्ट आर नोन एज स्तन्याशय। तो जो अधिक आशय होते हैं उसका हमने देखा, शारंगधराचार्य जी का रेफरेंस, पुरुषेभ्यो अधिकश्चान्ये नारीणाम आशयाः त्रयाः धरा गर्भाशय प्रोक्ता, धरा सिनोनिम है, और स्तनौ जो है वो द्विवाचक शब्द है, तो स्तन्याशयो मत। तो शारंगधराचार्य जी ये बताते हैं ये विशिष्ट अवस्था के लिए स्तन का स्वरूप जो है वो आशय स्वरूप रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर करती है तभी उसको स्तन्याशय यह स्वरूप आता है। हालांकि पुरुष शरीर और स्त्री शरीर इन दोनों में भी, या नपुंसक भी, इनमें स्तन होते हैं, लेकिन
पुरुष शरीर में ये जो है वो बाल्यावस्था में या स्त्री के और पुरुष के भी और पुरुष के संपूर्ण जीवन में वो रूडिमेंट्री फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। लेकिन यौवन अवस्था में जैसे ही वह कुमारिका या स्त्री प्रविष्ट हो जाती है, उसको वो स्तन का आकार जो है वो बढ़ने लगता है, और जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो उसका स्वरूप और थोड़ा बढ़ता है, और लैक्टेटिंग फेज में यानी माता जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें उसका स्वरूप जो है स्तन के स्तन्याशय ऐसे हो जाता है, तो वहां पे वो उसका स्वरूप रहता है। लेकिन एक विद्यार्थी ने विशेषतः क्या आप सर और लेक्चर लो उस विषय में कहा था कि ये 8वां जो या 9वां और 10वां कहना चाहिए एक्चुअली, जो ज्यादा स्तन्याशय बताया है वो सुश्रुताचार्य जी या संग्रहकार हृदयकार क्यों नहीं बताते, ऐसा उनका प्रश्न है, ठीक है। तो उसको अभी मैं हल कर देता हूँ। एक सिंपल सी बात है कि शारंगधराचार्य जी उसको फोकस करते हैं माता के विषय में। तो माता उसका स्वरूप स्त्री का जब नारी का हो जाता है तो उसमें संन्यास प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अन्य अवस्था में इवन दो फीमेल बॉडी में अगर माता अवस्था अगर उसकी छोड़ दे तो वहां पे दूध या स्तन्य नहीं होता है। तो इस दृष्टि से वो टेम्पररी फेज है या अवस्था है। तो इसलिए शायद सुश्रुताचार्य जी या वाग्भटाचार्य जी ने संन्यास स्वतंत्र नहीं बताया है, और शारंगधराचार्य जी उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने वो इवन दो अवस्था या स्टेज वाइज है उसको एक स्वतंत्र आशय के रूप में बताया, क्योंकि स्तन्य दुष्टिजन्य विकार भी आगे कहे हैं जो कौमार भृत्य में विस्तृत रीत्या बताते हैं। तो ये जो भी बात आप देख रहे हैं ये पहले ही हम समराइज कर चुके हैं, तो इसको दोबारा हम रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो आशय विषय है वह हमारा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर प्रश्न है तो जरूर पूछिए, और फिर मिलेंगे और कुछ नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।